हेलो स्टूडेंट्स, हम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें हमने एपिबोली और इम्बोली के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम बाकी की जो प्रोसेस हैं इम्बोली का जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है उसमें बाकी के जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इज concrescence. There is a gradual drawing together of the blastoporal lips during epiboly, with the result that the blastopore is continuously diminished in size. In the course of this procedure, there is no thickening of the lips of their circumference decreases. This fact may be explained by assuming that much of the material which blastoporal lips contain is required to form the germ layers. Therefore, that during the course of gastrulation, two sides of one blastoporal lip flow together at a certain point upon the margin of the blastoderm. This movement is therefore designated as concrescence. बेसिकली कॉन्क्रिसेंस में जो सेल्स का मूवमेंट होता है वो दो बायलेटरल साइड से एक दूसरे की साइड होता है और जहां पर ये इनका फ्यूजन हो जाता है और ये जो पर्टिकुलरली रीजन होता है वो ब्लास्टोपोर का होता है और इस कॉन्क्रिसेंस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण बर्ड्स में फेदर्स का डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, it was believed that each side the blastoporal ring forms a lateral half of the axial structure of the embryo. This theory was specifically to telolysythal eggs with large quantity of yolk. Next morphogenetic movement is convergence. This refers to the movement of groups of cells from each entire posterior half of the blastoderm towards the median line forming the axial structure of the embryo. ये जो morphogenetic movement होता है इसके कारण एक स्पेसिफिक जगह पर आकर सेल्स इकट्ठी होती हैं और जिसके कारण इसमें जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्म सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इकट्ठी होकर मेसोडर्म लेयर को बनाती हैं। जो पॉलीलाइसाइथल एग्स होते हैं उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में ये सेल्स इकट्ठी होकर प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण करती हैं। इसके अलावा ये न्यूरल एक्टोडर्म बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो के डॉर्सल लेयर पर पहुंचकर मेडुलरी फोल्ड्स का निर्माण करती हैं। Next is ingression or polyinvagination. It is the inward migration or mesoendoderm forming cells from the external layer of the blastula into the blastocele. ये दो तरह का होता है. First is unipolar polyinvagination and second is multipolar polyinvagination. जो unipolar polyinvagination होता है ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है ये एम्फीबियस एनिमल्स में मेसोडर्म को अलग करने के दौरान होता है। जो मेसोडर्म लेयर अलग बनती है उस दौरान ये इसमें पाया जाता है। और जो मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन होता है इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में रैंडमली कुछ सेल्स होती हैं जो अपने स्थान को छोड़ देती हैं और ब्लास्टोसील में जाकर प्रवेश करती हैं। और ये जो मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन होता है वो किसी एक सेल के कारण नहीं होता है, ये इसमें कई सेल्स होती हैं जो सूडोपोडियल मूवमेंट के कारण ये मूवमेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है इनमें और जो कि ब्लास्टोडर्म के नीचे एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाती है जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं और ऊपर की जो लेयर होती है उसको एपिब्लास्ट कहते हैं। Next is extension or elongation. It refers to the extension of cellular mass in the anterior-posterior axis during gastrulation. The elongation of the presumptive neural plate and of the notochord, mesoderm and endodermic materials after they gather up beneath the neural plate are examples of extension.
Extension or elongation is a prominent procedure during gastrulation of all chordates. ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, ये ज्यादातर सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो जो एम्ब्रियो होता है वो गोलाकार गेंद के तरह दिखाई देता है, लेकिन बाद में ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबा होता है, इलोंगेट होता जाता है, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। और इस दौरान इस टाइम या गैस्ट्रुलेशन के समय इसमें किसी भी तरह का कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। और इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है मोस्टली सभी वर्टिब्रेट्स में डेवलपमेंट के दौरान दिखाई देता है। Next is divergence. This phenomena is opposite to convergence. हम ये जो डाइवर्जेंस प्रोसेस होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, ये क्या होता है कि जो हमने कन्वर्जेंस में देखा था उसके जस्ट ही ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो ब्लास्टोपोर से अंतर्वलित होकर के जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंटिव ऑर्गन्स के बनाने के लिए अपने स्पेसिफिक रीजन की ओर मूव करती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं उनमें लेटरल प्लेट और वेंट्रल मेसोडर्म होती है, उसको बनाने इस मूवमेंट के कारण वो लेयर्स बनती हैं। और साथ में जो रेप्टाइल्स होते हैं, एवीज हैं या जो मैमल्स हैं, उनमें लेटरल प्लेट और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने गैस्ट्रुलेशन में डिफरेंट इम्बॉली के डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। और गैस्ट्रुलेशन में हमने ये पढ़ा कि ब्लास्टुला स्टेज पर जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं वो ब्लास्टोमियर सेल्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से वो डिफरेंट अपने जो टारगेट पॉइंट्स होते हैं वहां पर पहुंच जाती हैं और वहां पर फिर वो ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। और साथ में गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर्स। और गैस्ट्रुलेशन में 2 तरह के मेन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, एपिबोली एंड इम्बोली। और इम्बोली में कई तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं, जैसे इनवेजिनेशन, इनफोल्यूशन, डीलैमिनेशन, इनफिल्ट्रेशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, पॉली इन्वेजिनेशन एंड एक्सटेंशन। ये सारे टाइप्स ऑफ इम्बॉलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं। और इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण ही ये जो हमारे किसी एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बनने का काम पूरा होता है कि वहां पर ये सेल्स मूव करके जाते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील पाई जाती है वो ब्लास्टोसील धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और एक नई कैविटी बनती है जिसे हम आर्केंट्रोन कहते हैं। और ये आर्केंट्रोन फिर फ्यूचर में जाकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। तो इस तरह से ये गैस्ट्रुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स क्लास।